सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर होगा मोहन चरण मांझी ने। तो उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मोहन चरण मांझी ने। अच्छा, उन्हें शपथ किसने दिलाई? तो उड़ीसा के जो गवर्नर हैं कौन है? रघुबर दास। और इस तरह से वे उड़ीसा के 15वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। वैसे 2 डेप्यूटी सीएम भी बने हैं, केवी सिंह देव और पार्वती परिदा। वैसे आपको याद होगा यहाँ पे उड़ीसा में सन 2000 से यानी कि 24 सालों तक यहाँ लगातार बीजू जनता दल पार्टी के नवीन पटनायक मुख्यमंत्री रहे थे। और अगर इस बार भी वो जीत जाते तो एक रिकॉर्ड बना लेते। कौन सा रिकॉर्ड? सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। पर उनका ये सपना टूट गया क्योंकि बीजेपी आ गई। और आप देखोगे उड़ीसा के इतिहास में बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन आप जानते हो, अगर हम बात करें कि अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, ये रिकॉर्ड किनके नाम है? तो सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग के नाम है। अच्छा, यहाँ पे एक बार फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको बता रहा हूँ। ये अभी हाल ही में 2024 में ही आप देखोगे इन राज्यों में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। जैसे कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय, मिजोरम में लाल दुहोमा, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी और सिक्किम में अभी फिर से मुख्यमंत्री बन गए प्रेम सिंह तमांग। और हाँ, हरियाणा में कौन बने थे? नायब सैनी। उन्होंने किनका स्थान लिया था? मनोहर लाल खट्टर। और मनोहर लाल खट्टर को अभी पीएम मोदी ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। चलो, आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, इनके पास कौन सा मंत्रालय आया है? अगर आपको याद नहीं है तो चेक करके बताओ, क्योंकि जब आप इसको देखोगे फिर यहाँ पे लिखोगे तो फिर आपको ये याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि आपने इस पे मेहनत की है। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, कितने बने हैं? 30 वो सारे के सारे मैंने आपको कल वीडियो बना करके दिया था, उस पर वीडियो। तो वो सारे के सारे नाम मैंने आपको बता दिया है, मैंने आपको वीडियो बना करके दिया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर देखना। पूरे यूट्यूब में सबसे बेस्ट वीडियो है, सबसे कम समय में आपको सबसे ज्यादा जानकारी और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जो आपके काम की है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें उस व्यक्ति का, उस मंत्री का नाम आएगा, उसकी पार्टी का नाम आ जाएगा, कौन सा मंत्रालय मिला है वो नाम वहां पे दिया गया है, किस सीट से बिलोंग करते हैं, लोकसभा सीट है या राज्यसभा सांसद हैं वो आपको उसमें बताया गया है, उन्होंने किसको हराया है वो मैंने बताया है, पिछले बार उनके पास कोई मंत्रालय था या नहीं था, था तो कौन सा था वो बताया है। उसके अलावा भी कोई और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो भी मैंने आपको वहां बताई है। इसीलिए मैंने कहा पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है वो, तो वो आप जरूर देखना। वीडियो सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या यूट्यूब पे सर्च मार लेना कैबिनेट मिनिस्टर्स 3.0 क्रेक एग्जाम, क्योंकि आप वो वीडियो देख लोगे ना एक बार तो सारी जानकारी मिल जाएगी। और जल्दी मैं आपको लोगों को एक ट्रिकी वीडियो भी बना करके दूंगा, लेकिन वहां पे हम केवल ट्रिक्स की बात करेंगे, किस तरह से हम उनको याद रख सकते हैं। लेकिन एक बार आप जानकारी ले लो पहले। अच्छा, एक और राज्य के मुख्यमंत्री मैंने लिख दिए यहाँ पे, झारखंड में अभी नए बन गए, ये भी चंपई सोरेन इनका नाम है। वैसे बात यहाँ पे उड़ीसा की है तो मैं आपको ले चलता हूँ उड़ीसा। ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, पहले उड़ीसा की कुछ स्टैटिक में आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री आपने कहा अभी नए बन गए बीजेपी पार्टी के, कौन? मोहन मांझी। गवर्नर रघुबर दास है। यहाँ का राजकीय पशु है सांभर हिरण, राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष है पीपल का पेड़ और राजकीय पुष्प है अशोका फ्लावर। भितरकनिका नेशनल पार्क यहाँ मिल जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क यहाँ पर है, हीराकुड बांध यहाँ पे मिल जाएगा, महानदी पर है, इंद्रावती बांध यहाँ मिल जाएगा, इंद्रावती नदी पर है, और अब्दुल कलाम द्वीप यहाँ पर है जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे। और उड़ीसा का क्लासिकल डांस ओडिसी है, क्लासिकल लैंग्वेज है ओडिया। कोणार्क सूर्य मंदिर यहीं पर है, ब्लैक पैगोडा इसको कहते हैं, और व्हाइट पैगोडा जगन्नाथ मंदिर को कहते हैं। बाकी आपको याद होगा अभी उड़ीसा की काई चटनी को, कोरापुट काला जीरा चावल को, इन सबको। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलनेस्टिक टाइगर सफारी शुरू हुई थी। लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसे लाभा योजना कहोगे शॉर्ट में। उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी प्रमिला मल्लिक। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई थी। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क यहाँ पे खोजा गया था। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया था लीसा नाम से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना और अबादा योजना शुरू हुई। कपिलेश्वर मंदिर यहीं पर है भुवनेश्वर में।
अभी इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया था। टाइम्स की 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थलों को जोड़ा गया था, एक तो उड़ीसा का मयूरभंज और एक लद्दाख को। उड़ीसा के कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। अच्छा, उड़ीसा में एक झील में आपको और बताऊंगा, मैप में देखो आप, ये यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसको आप चिल्का लेक कहते हो। भारत की पहली रामसर साइट भी है, 1981 में दर्जा मिला था। और इसी में नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी आपको मिलेगा। यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है? इरावदी डॉल्फिन यहाँ पे मिलती है। तो उड़ीसा से ये काफी सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आंसर होगा भारत। तो 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी ये भारत करेगा। वैसे आपको बता दूं, भारत पहले भी 3 बार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। 2013 में भी किया था जब वो दिल्ली में हुआ था, 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में। अब 2025 में भी भारत में होगा। भारत में कहाँ पे होगा वो भी नहीं बताया गया, लेकिन भारत में होगा। और 2025 में पहली बार इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 24 टीमें हिस्सा लेंगी। और जो इसका लास्ट एडिशन हुआ था ना, वो 2023 में हुआ था। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का वो मलेशिया में हुआ था और उसे किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था। अब 2025 में अगला होगा वो भारत में होगा। अच्छा, यहाँ पे हॉकी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। और सारे के सारे का संबंध हॉकी से है। जैसे कि अभी इसी साल FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था, जो कि इसका पहला संस्करण पहली बार हुआ था। कहाँ पे? ओमान के कैपिटल मस्कट में। इसको नीदरलैंड ने जीता था, इंडिया को हराया था। और इसी तरह से ये तो देखो महिलाओं का हो गया, पुरुषों का भी हुआ था, वो भी पहला संस्करण हुआ था, यहीं पे हुआ था मस्कट में, और उसको भी नीदरलैंड ने ही जीता था। दोनों में अंतर ये है कि महिलाओं वालों में तो रनर अप भारत था और पुरुषों में रनर अप मलेशिया था। तो इसी तरह से एक साथ याद रखना तो आसान रहेगा। बाकी अभी हॉकी इंडिया ने 2023 के लिए मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना था हार्दिक सिंह को, और महिलाओं में चुना था सलीमा टेटे को। अभी लास्ट ईयर जो एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण चाइना के हांगजाओ में हुआ था ना, उसमें मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। और आपको याद होगा पिछले साल ही FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, उसको जर्मनी ने जीता था, बेल्जियम को हराया था। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? याद रखना, क्रेग फुलटन है, जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। और वहीं एक नया अपॉइंटमेंट हुआ था अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच बने थे कौन? हरिंदर सिंह। इनका भी नाम याद रखना। ये पुरुष जो कोच है इनका तो एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। बाकी रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल के नाम पे किया गया। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको उड़ीसा में मिलेगा, जिसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे कर दिया गया। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और अभी वुमेन्स हॉकी लीग 2024 का आयोजन ये हुआ था रांची झारखंड में। और ये वाला पॉइंट तो अभी हमने पढ़ ही लिया है। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर बात करते हैं तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में और हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और भारत इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश था, 1928 में बना था। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज भी आपको रिवाइज कराऊं तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, पेट कप, इंदिरा कप। तो इन सब का संबंध हॉकी से है, ध्यान में रखना। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा जून को। तो ये डे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। हिंदी में बोलोगे तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंग्रेजी में होगा इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। कब मना रहे हैं? 11 जून 2024 को। और थीम है प्ले मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। अच्छा, खेल से 2 दिवस आपको और याद दिलाता हूं। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, वो 6 अप्रैल को होता है। और भारत में जो हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं वो 29 अगस्त को होता है, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को, जो कि हॉकी के महान जादूगर कहे जाते हैं। और अब ये एक नया दिवस आ गया, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अच्छा, आपको पता है जब भी डे वाला प्रश्न आता है उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करवाता हूं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बिल्कुल नया डे है, पहली बार मना रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी तरह से पिछले 1 आध साल में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज जो हमने पहली बार मनाने शुरू किए हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनते जाना चीजों को। देखो, अभी आपको याद होगा ये तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया।
अभी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया था? इंटरनेशनल पोटैटो डे 30 मई को। विश्व फुटबॉल दिवस हमने 25 मई को मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस 24 मई को मनाना शुरू किया और 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मना रहे हैं। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पराक्रम दिवस 23 जनवरी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, नेशनल स्पेस डे। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर और हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर। तो ये सारे वो डेज हैं जो हमने पहली बार मनाने शुरू किए हैं। पिछले एक आध साल में जो भी डेज हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। अच्छा, फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि कोई डे हमसे यहाँ पे छूट रहा है जो हमने मनाना पहली बार ही शुरू किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं अगली बार उसे यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो आंसर होगा अनामिका बी राजीव। तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव अभी भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये इनका नाम आपको याद रखना है, यही प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊं तो शिवांगी सिंह ये नेवी की पहली महिला पायलट बनी थी। प्रीति रजक अभी भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। और हेलेन मैरी रॉबर्ट्स अभी हमने पढ़ा था पाकिस्तानी सेना की पहली अल्पसंख्यक महिला ब्रिगेडियर ये बनी थी। वैसे अभी हमारे नए नेवल चीफ नौसेना प्रमुख भी बने थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी इनका नाम है। किनकी जगह आए थे ये पूछेंगे तो आर हरि कुमार। वैसे नौसेना दिवस ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और आपको याद है भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया था। और ये भी याद रखना, भारतीय नौसेना ने तेलंगाना में दूसरे वेरी लो फ्रिक्वेंसी संचार यानी कि कम्युनिकेशन सेंटर का उद्घाटन किया था। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके नए सेक्रेटरी बन गए हैं कौन? IRS अधिकारी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। इन्होंने किनका स्थान लिया? अनुपमा आनंद का स्थान लिया। देखो, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये भारत की एक विनियामक संस्था है। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 में की थी। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं को रोकना, बाजारों को प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। और इसके अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे कि जिस तरह से मैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स का आपको रिवीजन कराता हूं जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट होते हैं, जिस तरह से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, तो जो नेशनल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनका भी मैं आपको रिवीजन करवाऊं। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए इस तरह की शीट लेकर के आया हूं और इसमें ये सारे नाम मैंने वही रखे हैं जो कि इसी साल अपॉइंट हुए हैं, जनवरी 2024 से। अभी तो लगभग 24-25 में अपॉइंटमेंट आपके लिए लेकर के आया हूं। फिर आगे वाले आने वाले दिनों में कोई और अपॉइंटमेंट आएगा, इसके आगे के अपॉइंटमेंट में वहां पे लेकर के आऊंगा। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको सारा रिवाइज करवा दूंगा। तो चलो पहले इसको रिवाइज करते हैं। रविंद्र त्यागी की बात करें, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के ये CMD बने थे। नादिया कैल्विनो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की नई प्रेसिडेंट बनी थी। ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी आ जाएंगे यहाँ पे एक आध। शशि सिंह की बात करें, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ के अध्यक्ष बने। पी संतोष नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के MD बने। रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला DGP बनी। विकासशील एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। दलजीत सिंह चौधरी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। सेंथिल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये राजदूत बनाए गए थे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल बने। रघुराम अय्यर ये भारतीय ओलंपिक संघ के CEO बने। जबकि आप जानते हो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। अनिल कुमार लाहौटी टेलीकॉम रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड बने। नवाब सलाम ये इंपॉर्टेंट नाम है। वैसे ये है कहाँ के ये भी याद रखना, लेबनान के हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये नए हेड बने थे, अध्यक्ष। सिंधु गणपति की बात करें तो दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE बनी थी ये। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी थी। अनुराग अग्रवाल संसद सुरक्षा प्रमुख बने थे।
AM खानविलकर लोकपाल अध्यक्ष बने, इंपॉर्टेंट नाम है। मरियम नवाज पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पंजाब प्रांत में। AS राजीव सतर्कता आयुक्त बने थे, विजिलेंस कमिश्नर। राहुल सिंह CBSE के अध्यक्ष बने तो नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के ये हेड बने। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा पाकिस्तान में पहले सिख मंत्री बने थे, ये पंजाब प्रांत में ही। और देवेंद्र झाझरिया, इनका संबंध भाला फेंक से है, अभी भारतीय पैरालंपिक समिति के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। तो लगभग 25-26 अपॉइंटमेंट्स हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बिल गेट्स ने अपनी आत्मकथा को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा सोर्स कोड। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं बिल गेट्स और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है ये, जिसका नाम है सोर्स कोड। इसका पूरा नाम है सोर्स कोड माय बिगिनिंग। तो इस बुक में इनके बारे में बताया गया है, इनका जो संघर्ष जीवन रहा था, कैसे सफलता प्राप्त की, ये सब इस बुक में आपको मिलेगा। और ये बुक 2025 में बाजार में आना चालू हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करेंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाला ये प्रश्न है। देखो पहले माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। स्थापना होती है 1975 में। इसके फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन अमेरिका में। CEO सत्या नडेला है। अभी हमने पढ़ा था सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची आई थी, उसमें पहले स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरे पे एनवीडिया आ गया और तीसरे पे एप्पल चला गया। उसके अलावा अभी इंडियन स्टार्टअप्स को मजबूत करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसके अलावा इन्होंने AI ऑडिसी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया था और माइक्रोसॉफ्ट ने ही जुगलबंदी नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया था रूरल इंडिया के लिए। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ऑटोबायोग्राफी की बात की है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बायोग्राफीज में आपको यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। ये 10-12 बायोग्राफीज में आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। ये सारी वो है जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है। देखो अभी दिग्गज टेनिस प्लेयर हैं जयदीप मुखर्जी, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम है क्रॉस कोर्ट। MS धोनी ने प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा लॉन्च की थी, उसका नाम है अनजान साक्षी। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री MK स्टालिन, उनकी आत्मकथा आई थी उंग लिल ओरुवन, उसका नाम है। इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम बीबी है, बीबी माई स्टोरी। तो ये भी ध्यान में रखना क्योंकि इसराइल तो वैसे ही काफी न्यूज में है। और 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है NK सिंह, उनकी आई थी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। सोनू सूद की आई थी I Am No मसीहा। विश्वनाथ आनंद की है माइंड मास्टर। सुरेश रैना की है बिलीव। प्रिंस हैरी, उनकी है स्पेयर। प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड। और जो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ, उनकी है किलावू कुदिचा सिम्हांगल, मलयालम भाषा में है। और अभी हमारे जो आर्मी चीफ थे, पूर्व आर्मी चीफ MS नरवणे, उनकी आई थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। और अब यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा बिल गेट्स की आत्मकथा क्या है, उसका नाम सोर्स कोड है, ताकि जब भी अगली बार ऑटोबायोग्राफी वाला प्रश्न आएगा ये शीट में आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको इतना रिवीजन करवा देता हूँ और उसके बावजूद भी आप देखेंगे अपनी क्लास इतनी लेंदी नहीं होती है जितनी दूसरों की हो जाती है। अपना जितना कंटेंट अगर दूसरे चैनल्स वाले देने लगे तो उनकी 40-40 मिनट की 1-1 घंटे की क्लास हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है इतना कंटेंट देने के बावजूद, इतना रिवीजन करवाने के बावजूद, चीज़ों को अच्छी तरह से समझाने के बावजूद अपनी क्लास का मेरा उद्देश्य रहता है 25 मिनट के आसपास समय अपन ले लें। मुझे पता है इसमें जितना मुझसे हो सकता है उतना ही रिविजन कराता हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो पार्ट। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, तो उसका रिवीजन कराने के लिए अगर कोई नए स्टूडेंट देख रहे हैं तो उन्हें हम रिवीजन वाली क्लास अलग से चलाते हैं। 10 से 12 मिनट की डेली वो क्लास होती है, लगभग डेली होती है। इस तरह का थंबनेल होता है, आप देख सकते हैं, जिसमें जनवरी 2024 से ही हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 लाइनर रिवीजन करवाना शुरू किया है। वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है, जो थोड़ी बहुत काम की बात होती है वो मैं बताता हूँ। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ, जो पुराना करंट अफेयर्स है उसका, क्योंकि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे, तो रिवीजन करना जरूरी है। अगर आप खुद से डेली नोट्स नहीं बना रहे हो, डेली अगर 10 से 15 मिनट आप करंट अफेयर्स को नहीं दे रहे हो, अपने नोट्स को नहीं खोल के देख रहे हो, तो फिर वो रिवीजन वाली क्लास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना, घंटों घंटों तक बैठ करके नोट्स नहीं बनाने हैं, डेली अपने आप को मजबूर नहीं करना है। करंट अफेयर्स के लिए अलग से समय निकालने के लिए वो क्लास आप देख लो, रिवीजन आपका हो जाएगा। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2024 को जीता किसने? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। आप जानते हो मैक्स वर्स्टपन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और आप कह सकते हो लगातार तीसरे साल में इन्होंने ये कैनेडियन फार्मूला 1 रेस को जीता है, यानी कि इस साल भी, इससे पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी जो कनाडियन
जो कनेडियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस हुआ था, तीनों में मैक्स वर्स्टपन विजेता रहे थे। अच्छा, वैसे इस साल की ये कौन सी रेस है? फार्मूला 1 रेस कौन से नंबर की है? 9वें नंबर की है, जिसमें आप देखोगे 6 रेसेस तो यही जीत चुके हैं। मैं पूरी लिस्ट लिख करके लेके आया हूं आपके सामने, ताकि आपको दिखा करके मैं चीजें याद करवा सकूं। देखो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली जो इस साल की रेस हुई थी वो बहरीन ग्रैंड प्री हुई थी, उसको मैक्स वर्स्टपन ने जीता था, रेड बुल के ड्राइवर हैं। उसके बाद सऊदी अरब ग्रैंड प्री हुई थी, उसको भी मैक्स वर्स्टपन ने जीता था। फिर जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री हुआ था उसको कार्लोस सेंज ने जीता था, वो फेरारी के ड्राइवर हैं। फिर जापानीज ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टपन ने जीता, चाइनीज ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टपन विजेता रहे। मियामी ग्रैंड प्री लैंडो नॉरिस विजेता रहे थे, वो मैक्लेरन के हैं। इमालिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टपन ने जीता। उसके बाद ये मोनाको ग्रैंड प्री हुआ, चार्ल्स लेक्लार्क ने जीता था, वो फेरारी के हैं। और अभी कैनेडियन ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टपन ने जीत लिया है। तो इस तरह से 9 में से 6 रेस इन्होंने जीत ली है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बन गए? तो आंसर होगा संग्राम सिंह। तो पूर्व कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन है संग्राम सिंह, और अभी ये मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष हैं। या यूं बोल दूं कि पूजा तोमर के बाद मिक्स्ड मार्शल आर्ट ज्वाइन करने वाले ये दूसरे भारतीय फाइटर हैं। अच्छा, पूजा तोमर के बारे में तो अभी हमने पढ़ाई था। पूजा तोमर वे अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी, तो उनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने अपनी संसद को भंग कर दिया? तो आंसर होगा फ्रांस। अच्छा, फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और उनकी जो पार्टी है वो है रेनेसां पार्टी, और अभी ये यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार गई है। और जो अपोजिशन पार्टी है नेशनल रैली पार्टी, वो जीत गई है। तो इस कारण से इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश की संसद को भंग कर दिया है और संसदीय चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। देखो, अगर यूरोपियन संघ की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी स्थापना रोम की संधि के द्वारा हुई थी। इसके हेड हैं उर्सुला वॉन डेर लेन। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं, और हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम। फ्रांस की बात हुई है तो फ्रांस ले चलता हूं आपको, ये रहा मैप में फ्रांस। आपने कहा कैपिटल पेरिस है, जहाँ पे पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं, समर ओलंपिक है, ये 33वां संस्करण है। करेंसी यूरो है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। और ये जो इमैनुअल मैक्रोन है, आपको याद होगा इस बार हमारे रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट भी रहे थे। वैसे यहाँ के प्रधानमंत्री अभी बने थे, जो कि फ्रांस के सबसे युवा और पहले गे प्रधानमंत्री हैं, गैब्रियल एटल इनका नाम है। और यूपीआई को लॉन्च करने वाला पहला यूरोपीय देश ये फ्रांस ही है। अभी डिजिटल शेंजेन वीजा को लॉन्च करने वाला पहला देश भी ये फ्रांस बना था। अभी आपको याद होगा तृष्णा मिशन, ये भारत और फ्रांस मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं। और अभी फ्रांस ने एक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था, जिसका नाम है ASMPAR। तो फ्रांस से भी ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे मोटो जीपी भारत का जो 2025 में जो एडिशन होगा वो कहां पर होगा, मतलब उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपको ये तो याद होगा ना कि 2023 में जो मोटो जीपी रेस भारत में हुई थी, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, उसको स्पॉन्सर किया था किसने? इंडियन ऑयल ने। और उसको जीता किसने था? तो आंसर होगा मार्को बेच्चेजी ने। वो डुगाटी जो गाड़ी आती है उसके ड्राइवर हैं और इटली के रहने वाले हैं। अब एक बार फिर से इस रेस का आयोजन होगा 2025 में, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही। और आपको याद होगा भारत में पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा चेन्नई में। अच्छा, इसी तरह के कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो भविष्य में होने वाले हैं, जैसे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 में कहाँ पे होगा? हंगरी में होगा, पहली बार होगा, ये याद रखना। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, और 2029 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। 2027 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा, कहाँ पे? ब्राजील में। और अभी ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 को होस्ट कर रहा है वेस्ट इंडीज और अमेरिका। बाकी 2024 में जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हैं वो कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में। और 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप को होस्ट करेगा गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में होंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 में बीजिंग, चाइना में होंगे। और 2026 में जो थॉमस कप और उबेर कप है वो डेनमार्क में होंगे। थॉमस कप, उबेर कप, इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है थॉमस कप, और उबेर कप ये महिलाओं का होता है। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न आ रहा है, ध्यान से सुनना।
इस साल का जो थॉमस कप उसको किसने जीता और उबेर कप को किसने जीता है और किसे हराया है, ये भी बताना है आपको। बाकी आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने कवर किए। उम्मीद करूंगा आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा। अगर आप में से वीडियो कोई पहली बार देख रहे हैं, क्रेक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 7000 लाइक का। और प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। बाकी एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूं। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिला है ये जरूर पढ़ लेना आप। वो वीडियो आप जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये सब मैंने आपको बता दिया है, तो प्रश्न यहां से बन जाते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलो यहाँ पे मैं आपको 11 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो पहला प्रश्न पूछा था सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने, तो आंसर होगा प्रेम सिंह तमांग। फिर पूछा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस कब मनाया गया, 9 जून को मनाया गया। 9 जून को ही विश्व प्रत्यायन दिवस भी मनाया। आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में भुगतान धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करने के लिए एक समिति का गठन किया, एपी होटा। फिर पूछा किसे द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार मिला, तो सेबी को। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर नरेंद्र मोदी ने किसकी बराबरी कर ली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर पूछा संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को ब्लैक लिस्ट कर दिया, इजराइल को। फिर पूछा किस भारतीय ने हेल्ब्रॉन नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता, तो सुमित नागल। फिर पूछा नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 का पहला संस्करण किसने जीता, जू वेनजुन ने, चाइना की है। फिर पूछा अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जो हुई थी उसमें जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई पूजा तोमर। और आखिरी प्रश्न पूछा था कि मोदी 3.0 कैबिनेट में गृह मंत्री किसे मिल गया, जिनके पास पहले था अमित शाह के पास ही। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं एक लास्ट बात कि वो कैबिनेट मिनिस्ट्री वाला जो मैंने वीडियो बनाया है, जब वो आप देखेंगे तो आप लोग मैसेज करो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एक पॉइंट मेरे से मिस हो गया था। मतलब एक जब पीपीटी मैंने बनाई थी तो वो मिस हो गई थी, वो स्लाइड मेरे से मिस हो गई थी कि जो विदेश मंत्री हैं वो वाली स्लाइड, तो वो वही है जो पहले थे, सुब्रमण्यम जयशंकर जी। वैसे तो मैंने वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दिया नोट डाल करके, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 30 है ना, 30 कैबिनेट हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले हैं, तो वो बीच में कई स्लाइड मेरे से मिस हो गई, इसलिए वो रह गया नाम। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, जाकर के देखो, एंजॉय करो और अपना एग्जाम में 1 मार्क्स पक्का कर लो। अभी कल का होमवर्क प्रश्न में मैं आपको क्लियर, तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।